हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो आज की अपनी क्लास पॉलिटी की, फंडामेंटल राइट्स की, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में। 14 और 15 पढ़ चुके होंगे। 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी प्रकार के अनुच्छेद हमारे जो हैं ये इक्वालिटी को दर्शाते हैं, यानी समानता को दर्शाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर अभी आपने 14 और 15 को नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िएगा और बाद में 16 के आसपास भी पटकिएगा। क्यों? क्योंकि 16 को समझने से पहले आपको 14 और 15 को समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपको राइट टू इक्वालिटी देता है और इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। 14 और 15 क्या देता है? आपको धर्म से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड, या फिर जन्म स्थान और लिंग और मूल निवास से रिलेटेड आपको समानता प्रदान करता है। मतलब ऐसे लेवल पे आपके साथ प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आपको 16 मिलेगा, जो कि 14 और 15 का एक मर्जर है। 14 एक बड़े लेवल पे, या फिर यूं कह सकते हैं एक बहुत विस्तृत लेवल पे समानता दिखाता है। 15 थोड़ी से 5 क्षेत्रों में दिखाता है, और 16 देखिएगा आपको क्या बताने वाला है। तो तैयार हो जाइए समझने के लिए। आपके सामने 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 में क्या मिल जाता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको हम अपने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली, यहां पे ओनली शब्द है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी धर्म को लेके, मूल को लेके, जाति को लेके, लिंग को लेके और जन्म स्थान को लेके आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और क्या इसकी और विशेष बातें थी वो भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल 16, आज के टॉपिक में जो भी घमासान होने वाला है वो आर्टिकल 16 को लेके होगा। ये है अपना आर्टिकल 16। क्या कहता है आर्टिकल 16? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है? थोड़ा सा और ज्यादा सिकोड़ दिया गया। यानी 14 इतना बड़ा, 15 इतना बड़ा, और 16 एक स्पेशली चीज को लेके आ गए। किसको? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वहां पे था किसी भी चीज को लेकर, नौकरी हो जाए, किसी भी प्रकार की योग्यता हो जाए, किसी भी प्रकार का अवसर हो जाए, 14-15 में सारी चीजें आपको मिलती थी। यहां सिर्फ बात होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। तो चलिए पढ़ते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। 17 और 18 आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। चलिए समझते हैं क्या कहते हैं आर्टिकल 16। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता शब्दों पे बस जाइएगा। अगर आप लेवल थोड़ा आपका कम है, एसएससी या फिर इस तरह की उससे समकक्ष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना सफिशिएंट हो जाता है। यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेरे दोस्तों इसको डिवाइड कर दिया गया है 6 सब क्लॉजेस में, या फिर यूं कह सकते हो 6 खंड में। 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी वर्तमान समय में 6 भागों में डिवाइड है। तो आइए एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। 16 का 1 क्या कहता है? सभी नागरिकों को, वो चाहे जो भी हो, देश के नागरिक होने चाहिए। आर्टिकल 16 किसको प्रोवाइड होता है? आर्टिकल 16 देश के नागरिकों के लिए है। तो सभी नागरिकों को जो राज्य के अधीन कोई भी नौकरी मिल रही है, नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए। सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत अगर राज्य में किसी भी प्रकार की नियुक्ति हो रही है तो उसमें समानता मिलेगी। मतलब किसी भी प्रकार का, किसी भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हमारा कहता है आर्टिकल 16। लेकिन हमारे आर्टिकल 16 के 2 में क्या है, आइए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। 16(2) कहता है राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार के संबंध में, राज्य के अधीन अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार के संबंध में किसी भी नागरिक के साथ केवल, शब्द सुनिएगा, केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 शब्द हमें आर्टिकल 15 में भी मिला हुआ था। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। लेकिन आर्टिकल 16 में 2 शब्दों को और जोड़ लिया गया है। उद्भव यानी डिसेंट, उद्भव यानी डिसेंट यानी वंश और निवास। तो उद्भव और निवास, तो याद कर लीजिए 7 शब्दों को कौन कौन से हैं? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। उद्भव और निवास
इन सातों के अलावा, केवल इन सातों के अलावा आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज में? तो वो है सरकारी नियोजन रोजगार। सरकारी नियोजन और रोजगार के बीच में किसी भी प्रकार से इन चीज को लेके, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग को लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा। या फिर जन्म स्थान, आप सोचोगे सर अलग अलग स्टेट में तो कुछ न कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो अभी हमें समझना है 16(1), अभी हमें समझना है 16(2). 16(1) कहता है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अगर सरकारी सुविधाएं दे दी जाती हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नियोजन दिया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन अगर कोई नियुक्ति होती है, कोई नियोजन होता है, कोई रोजगार की बात होती है, तो उसमें इन 7 चीजों के अलावा, केवल 7 चीजों के अलावा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए समझते हैं आर्टिकल 3 इसका क्या कहता है, यानी 16 का 3। तो इसमें कुछ विशेष चीज है। संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार, संसद एक कानून ऐसा ला सकती है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवा में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, अवसर हो, या फिर राज्य सरकार की हो, सेवाओं को प्रदान करने में स्थानीय निवासियों को, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आ गया स्थानीय निवासियों, उन 7 में से एक हमने पकड़ा निवासी को लेके, स्थानीय निवासियों को प्रायोरिटी दी जा सकती है, यानी प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, मणिपुर की बात कर ली जाए, त्रिपुरा की बात कर ली जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, एमपी की बात कर ली जाए। ऐसे कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जहां पे कि अगर उस तरीके की जॉब आती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो पहली वरीयता दी जाती कि वहां के लोकल लोगों को मिले वो चीज, क्योंकि वहां के लोग का उत्थान किया जाए, बाहर के लोग को कम चांस दिया जाए, अवसर की कम समानता दी जाए। तो 16 के 3 के अंतर्गत ये कहा गया है, 16 के 3 के अंतर्गत कहा गया कि संसद यदि चाहे तो विधि बना सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, वहां पे प्रायोरिटी दे सकती है। किसको? स्थानीय निवासियों को, डोमिसाइल को। आपने सुना होगा कि यार ये फॉर्म तो वहां के लिए आया है, ये फॉर्म तो वहां के लिए, हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं होगी, थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन होगी जरूर। चलिए 16 का 4 देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 के आर्टिकल में। समझते हैं, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। कारण क्या है इसका? आरक्षण प्रदान किया जाएगा, लेकिन यदि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो सफिशिएंट ना हो, वो अपर्याप्त हो। इस अपर्याप्त शब्द का क्या मतलब है? इस अपर्याप्त शब्द का मतलब है जनसंख्या के आधार पर इनकी प्रतिशत प्रतिनिधित्व, यानी अपर्याप्त शब्द का आशय है जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर इनका प्रतिनिधित्व कितना है, इस चीज को समझा जा सकता है। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह यानी वीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। समझिएगा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले ऐसी चीज कही गई तो एक केस हुआ था। कौन सा केस था? आप समझिएगा, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस। बालाजी वर्सेस, मैंने आपको आर्टिकल 15 में भी समझाया था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस। इसके अंतर्गत बालाजी वर्सेस वाले केस में क्या बोला गया, समझिएगा ध्यान से। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस, इसके अंतर्गत बोला गया कि आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो सोशली, एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लास के हों, प्लस वो अपर्याप्त हो, प्लस वो अपर्याप्त मात्रा में हो, अपर्याप्त मात्रा में उनके पास अवसर हो, यानी सोशली यानी सामाजिक, एजुकेशनली यानी शैक्षिक, और बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग को। ऐसा नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकवर्ड क्लास को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, उनके लिए एक आयोग की स्थापना भले ही कर दी गई, वो आयोग उनके लिए देखता है, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक बैकवर्ड क्लास नहीं है। उसमें कैसा है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात होती है। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास
को मिलेगा वो आरक्षण, और यदि वो अपर्याप्त मात्रा में हो यानी उनकी प्रतिशतता अपर्याप्त हो उस जॉब में, उस क्षेत्र को लेके, तो यही तक बात नहीं रुकती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, यहाँ पे दे दी गया आरक्षण, लेकिन उसमें एक प्रकार का आरक्षण मिला जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड या फिर सिस्टम, या फिर ये बोलते हैं कि बैकलॉग। समझिएगा इस बात में क्या है। ऐसा समझिए एक SC/ST कोटा है, SC/ST कोटा जिसमें 17% आरक्षण मिला हुआ है, और इस साल 17% की सीट ही नहीं फिल हुई। इस साल 17 इनका आरक्षण कितना था, 17%, लेकिन इनकी सीट फिल नहीं हुई, तो अगले साल इनकी सीट जितनी बची हुई है वो अगले साल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में ये सीट क्या हो जाती है, उनकी ऐड ऑन होती चली जाती है। तो ऐसा कहा गया, एक केस बन गया। केस कौन था, ध्यान दीजिएगा, देवादगन केस था। इस केस के अंतर्गत ये कहा गया मेरे दोस्त, इस केस के अंतर्गत ये कहा गया कि उनकी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आरक्षण में बैकलॉग वाला जो भी केस है वो भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड रूल था, कैरी फॉरवर्ड रूल को तबाह कर दिया गया, तोड़ दिया गया, या फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा गया कि यहाँ पे इनकी सीट बची हुई है उसके बाद भी इनको प्राप्त नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से केस हुआ है इंदिरा साहनी केस। ये केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस हुआ, इंदिरा साहनी केस, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा साहनी केस, इसी को कहते हैं बीपी मंडल केस, इसी को मंडल केस कहते हैं, मंडलवाद इसी को कहा जाता है। समय है 1979 का। मोरारजी देसाई इस समय भारत देश के प्रधानमंत्री, और मोरारजी देसाई ने मंडल साहब को इसका नियुक्त किया है चेयरमैन इस कमेटी का, और उन्होंने एक चीज बताया, बोला कि एक काम करो कि जातिगत आधार पे या फिर कितने कास्ट ऐसे हैं जो कि SEBC के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आ सकते हैं। तो 1980 में इसका रिजल्ट आता है, इसका जो भी रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है, और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो जातिगत के तौर तरीके हैं या फिर जाति जितनी है उनको आरक्षण दिया जा सकता है, और उनकी संख्या 3743 इस चीज को समझिएगा, 3743 इतने जाति हैं जिनको SEBC के अंतर्गत रखा जा सकता है, इतनी जाति है जिनको SEBC के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके SCBC और बैकवर्ड क्लास के आधार पर, जातिगत आधार पर भी अब दिया जा सकता है, इसलिए अब इसको हटा के किस में रख दिया गया, जातिगत आधार पे इसको आरक्षण दिया जा सकता है। यानी 16 के 4 में दो चीज जोड़ दी गई, 16A और 16B, 16 के 4 में A, 16 4A और 4B जोड़ दिया गया। 4A में ये जोड़ा गया कि इन सभी लोग को आरक्षण दे दिया जाएगा। 4B में जोड़ा गया कि जो कि कैरी फॉरवर्ड रूल था वो भी अब लागू होगा, यानी 50% से ज्यादा हो रहा है तो वो 50% से ज्यादा भी किया जा सकता है, वो 50% से ज्यादा भी किया जा सकता है, तो इसलिए 16.4 इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए समझाते हैं 16.5 क्या कहता है। किसी भी धार्मिक संस्था के द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे अगर कोई ट्रस्ट है, कोई सरकारी ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, और वहां पे जॉब के लिए किसी धार्मिक स्पेशली आदमी को दिया जा रहा है, जैसे इस्लामिक कोई ट्रस्ट है तो वहां पे कौन बन सकता है, कोई हिंदू जाके बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो यहाँ पे प्राथमिकता दी जा सकती है कि वो उसी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, वो उसी धर्म से जुड़े हुए लोग हों। क्लियर है इतनी बात? तो ये कहता है 16.5, प्रायोरिटी कैन बी गिवन बाय एनी religious organization to the people associated with their religion in the appointment of their institution। क्लियर है इतनी बात? एक और नई बात इसमें जुड़ी हुई है 16 का 6, सरकारी पदों के आधार पर, सरकारी पद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, सरकारी पद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए इसको जोड़ा गया। अभी इससे पहले इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे 10% रख दिया गया है। इन 10% में जनरल कैटेगरी भी आ सकते हैं।
क्यों आ सकते हैं जनरल कैटेगरी? क्योंकि इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया, इसमें सिर्फ ये रखा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और वो वर्ग चाहे जो भी हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? EWS, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की गई है। ये कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन, 1/3 संविधान संशोधन 2019 में इसको लागू कर दिया गया था, 2019 में इसको जोड़ दिया गया था। क्लियर इतनी बात? यानी रिजर्वेशन टू द पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट पोस्ट। तो ये हमारे पास था। अब आप समझिएगा, आप फटाफट से एक बार बता दीजिए कि क्या है हमारे पास। 16A में क्या है? 16 1 2 3 4 5 और 6 में। तो 16 का 1 क्या कहता है मेरे दोस्त? कि सरकारी नियोजन में सभी को एक प्रकार की समानता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कहीं भी निवास करता हो, चाहे वो उसका उद्भव कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज हो। इसको यहाँ पे आरक्षण नहीं, यहाँ पे सभी को समानता मिलेगा। नेक्स्ट 16(2) कहता है वो सात चीजों को छोड़ के किसी के भी साथ मतभेद किया जा सकता है, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उद्भव के आधार पर और निवास के आधार पर, केवल इन 7 के अलावा किसी के भी साथ मतभेद किया जा सकता है। यानी इन 7 के अलावा और इन 7 को अवसर की समानता मिलेगी, यहाँ पे कहा जा रहा है। 16 के 3 में ऐसा कहा रहा है, इस 7 में से एक चीज को उठा लिया, इन 7 में से एक को उठा लिया, यानी निवास के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर, निवास के आधार पर भी क्या मिलेगी? वरीयता दे दी जा सकती है, प्रायोरिटी दे दी जा सकती है। 16 का 4 क्या कहता है? 16 का 4 का 16 के 4 को डिवाइड किया गया, बाद में 16 4A में डिवाइड कर दिया गया और 16 4B में डिवाइड कर दिया गया। और मैंने इसकी स्टोरी आपको बताई कैसे, बालाजी वर्सेस मैसूर केस, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया है देवादिगन वर्सेस और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, नेक्स्ट मैंने आपको बताया इंदिरा साहनी। 3 केसों की चर्चा हुई इसमें, और 3 केसों के बाद ये बताया गया कि 27% बैकवर्ड क्लास को मिल जाएगा रिजर्वेशन, 27% बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा, और प्लस कैरी फॉरवर्ड रूल को भी बनाए रखा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड रूल को भी बनाए रखा जाएगा। क्या था कैरी फॉरवर्ड रूल? यानी अगर बैकलॉग के कुछ वैकेंसीज बची हुई, कुछ सीट बची हुई हैं और अब वो जाके 50% से ज्यादा हो जाती है, मैंने आपको 15 में बोला था कि वो 50% से ज्यादा SEBC आरक्षण नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा SCBC आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रूल में वो 50% से ज्यादा हो सकता था। ये 27% वाला किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने अपने समय में दिया। ये नियम कब लागू होने वाला था? शुरू में इसकी कमेटी कब बैठी थी? इसकी कमेटी मोरारजी देसाई ने 1979 में बिठाई थी। 16 का 5 क्या कहता है मेरे दोस्तों, और 16 का 6 कहता है? 16(5) भी हमने ढंग से पढ़ लिया और 16(6) भी पढ़ लिया। 16(5) कहता है कि किसी भी धर्म को लेके किसी भी धार्मिक संस्थान में उसी धर्म का कोई आदमी जा सकता है, इसकी भी प्रायोरिटी है। यानी यहां से हमने 2-3 चीजें निकाली, यहां से हमने निवास को निकाल लिया, यहां से हमने SC ST OBC को निकाल लिया, यानी जातिगत चीजें ले ली, और यहीं से हमने क्या ले लिया? धर्म की चीज भी ले ली। नेक्स्ट यहां पे आ गया सभी जातियों के लिए EWS का प्रावधान। EWS यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का भी आरक्षण दे दिया गया। कहा जाता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में आरक्षण कितना है? 50% से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आप